गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग क्या होते हैं, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक इकोनॉमिक्स का हमारे 12th CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ। मीनिंग ऑफ मनी, मनी का अर्थ डेफिनेशन क्या होती है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग पैसे के बदले सामान खरीदते हैं। मेजर ऑफ द वैल्यू, स्टोर ऑफ द वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ द पेमेंट्स। 10 रुपए में 10 रुपए का सामान ही मिलेगा, 100 रुपए के अंदर 100 रुपए का सामान मिलेगा। तो उसे कहते हैं मनी। मीनिंग ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर, एक्सचेंज ऑफ। फंक्शन ऑफ मनी, मनी के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मनी के फंक्शन को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, प्राइमरी, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी। दो भागों के अंदर उसको बांटा गया है। किसको, फंक्शन ऑफ द मनी को बांटा गया है। और उसके प्राइमरी सेकेंडरी जो फंक्शन है उसके बारे में बताया गया है। नंबर 1 है प्राइमरी बेसिक फंक्शन। प्राइमरी बेसिक फंक्शन में क्या बताया गया है। नंबर 1, मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। कमोडिटी को जब पेमेंट करते हैं, किसी भी गुड्स को खरीदते हैं, वो ट्रांजेक्शन को हम कैसे करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, 100 रुपए या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल टाइम में डिजिटल कार्ड से पेमेंट करते हैं, पेटीएम है, अदर वॉलेट से। सेकंड क्या है, मेजर ऑफ द यूनिट ऑफ द वैल्यू। एक यूनिट की कितनी वैल्यू है। और उस गुड सर्विस कोई सर्विस गुड खरीदा, कोई सामान खरीदा तो उसकी सर्विसेज कैसी मिल रही है। हमने एसी खरीद लिया तो एसी में सर्विसिंग वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर्विस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द वैल्यू यूजुअली कॉल्ड एज द प्राइस। उसकी एक यूनिट की प्राइस कितनी है, वो प्राइस डिटरमिन करती है उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट रिफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द नियर फ्यूचर। वो पेमेंट जो आपके भविष्य में आपके लिए काम में आएंगे, जो पेमेंट आपने पहले किए हुए। डिफर्ड पेमेंट्स रिफर टू दोज पेमेंट्स विच आर द मेड इन द नियर फ्यूचर। आप फ्यूचर के अंदर पेमेंट को पैसों को यूज करोगे। Money act as a standard deferred payment due to the following reason। उसके कुछ रीजन से हम लोग डेफिनेशन तो बुक में पढ़ते ही है, मगर मेरे कहने का मतलब ये है, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन मोर द लेस कांस्टेंट कंपेयर्ड टू द अदर कमोडिटीज। जो मनी है वो अदर कमोडिटीज से रिमेन अदर लेस कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने स्थिरता, क्योंकि मनी की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। रुपए की जो वैल्यू है वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है डॉलर के कंपैरिजन में। नंबर बी, मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी जो है उसकी जो मेरिट से जो फायदे है, मनी इज मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू द अदर कमोडिटी। मनी इज मोर ड्यूरेबल है। हम लोग पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। क्या होता था, किसी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते तो उसे मनी थी नहीं, तो 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल लेते तो उसमें नुकसान होता था हमारा। स्टोर ऑफ द वैल्यूज, मनी कैन स्टोर एट डज नॉट द लॉस वैल्यू। मनी को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। मनी एक्ट्स एज स्टोर ऑफ द वैल्यू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मनी स्टोर करने की मोर रीजन क्या है, इट इज इजी एंड इकोनॉमिक टू स्टोर। हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मनी हैज मेरिट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड, क्योंकि हम लोग मनी को स्टोर कर सकते हैं मगर जो कमोडिटी उसको स्टोर नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। मनी की जो पैसों की जो वैल्यू है वो हमेशा रिलेटिवली कांस्टेंट, कभी कभी कांस्टेंट रहती है। अब हम चलते हैं, मनी है जो ओवरकम द ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या कमियां थी। मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। नंबर 1, मनी हैज रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ द डबल कॉन्सेंट ऑफ द वांट्स। अगर हमारी कोई जरूरत होती थी, हमारी कोई वांट्स होती थी, तो बार्टर सिस्टम में क्या होती थी, वन कमोडिटी टू द अदर कमोडिटी टू द एक्सचेंज। एक सामान से दूसरा सामान एक्सचेंज करना, पैसे नहीं होते थे। द many of the number 2, measure of the value. Money has become the measuring rod to the measure value of the goods and the services expressed in the term of the price। जैसे प्राइसेस वगैरह नहीं होती थी, 2 किलो गेहूं हुए तो मैंने उसके बदले 1 किलो चावल ले लिए। 4 किलो चावल के बदले मैंने 1 कमोडिटी अदर कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, पैसे नहीं होते थे। स्टोर ऑफ द वैल्यू इज वेरी कन्वीनियंट, इजी एंड इकोनॉमिक स्टोर द वैल्यू एज द गॉट जनरल एक्चुअलिटी विच इज लैकिंग द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रोडक्ट की प्राइस, अगर गेहूं महंगे है तो उसे वो सस्ते चावल में लेने पड़ते थे, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू नहीं थी, प्राइस वगैरह नहीं होती थी। बस एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी, जैसे मुझे जरूरत है चावल की तो मैंने उसको गेहूं दे दिए,
मुझे गेहूं की जरूरत, उसने मुझे चावल दे दिए। तो दोनों लोगों को प्राइस का तो कुछ पता ही नहीं, डिटरमिनेशन एक्सचेंज जो हो रहा है वो कौन सी चीज महंगी कौन सी चीज सस्ती है उसका प्राइस डिटरमिनेशन तो हो ही नहीं रही है। और मनी तो थे ही नहीं उस समय सिक्कों के तब प्रचलन नहीं था हमारे देश में। तो वैल्यू जो जनरल सिस्टम जो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जो कहता है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की जो वैल्यू है वो हमेशा हमें पता होनी चाहिए, उस समय पता नहीं थी, उसकी प्राइस डिटरमिनेशन होनी चाहिए। नंबर 4, स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड क्या होती है? अगर हमने किसी इंसान से बोरोविंग उधार पैसा ले लिया है तो उसे चुकाने के अंदर हम बार्टर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते थे। लैंडिंग ऑफ द सिंप्लीफायर द डिफिकल्टी अंडर द बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत परेशानी होती थी कि हम लोगों ने क्या चीज उधार ली है और हमें किस क्वांटिटी में वो चीज वापस उसे उधार में चुकानी है। इट्स आल्सो एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग उसे एनकरेज करना चाहिए कि हम पूंजीवाद के अंदर पूंजी हमें लगानी चाहिए बिजनेस के, और जब हम पूंजी लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा तो हम लोग खुश होंगे। मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट द पर्टिकुलर पॉइंट टाइम एज द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार मनी को समय पे लाके मनी सप्लाई कैसे करते हैं, मनी सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। M1 करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जो M1 है वो क्या होगा? करेंसी जो पब्लिक के द्वारा आई हुई, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो हमारे जो मांग से डिपॉजिट हुई है, अदर डिपॉजिट जो रिजर्व बैंक जो डिपॉजिट करती है। M2 इजिकल टू जो फॉर्मूला है M1 प्लस करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस सेविंग डिपॉजिट बाय द पोस्ट ऑफिस। मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करती है? लेट अस द अंडर द प्रोसेस द क्रेडिट क्रिएशन। उधार क्रिएशन कैसे करते हैं? सपोज देयर द इनिशियल डिपॉजिट इज द 1000 रुपीज। आपने इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज किया, उस पे LRR लिक्विड रिजर्व रेशियो 20% लग गया। द बैंक हैव टू द कीप द 200 रुपीज लैंड रुपीज 800। आपसे वो लोग 200 रुपए किया, बाकी 800 रुपए बैंक में रख लिया उन्होंने। Routed through the bank, the borrower withdraws the 800 to making the payments which are the routed to the bank in the form of deposit account। 200 रुपए तो वो लोग खुद की बैंक में रिजर्व रखेंगे, वो बोलेंगे ये अवेलेबल मिनिमम बैलेंस रखना आपको अनिवार्य है। अगर आप मिनिमम बैलेंस से ज्यादा पहले पैसे उठा लेते हो बैंक से तो आपके चार्जेस कटने चालू हो जाते हैं। तो borrower जो विड्रॉल आपकी जो सिक्योरिटी है वो आप 800 रुपए बैंक से आप उठा सकते हो। The bank received the 800 rupees as deposited and keep 20% of 800। 20% का 800 का 20% कितना हुआ? 160। तो एड लैंड 640 रुपीज जो अगेन जो लेस हो गया 160। तो ऐसे करते करते लेस होता रहेगा। अगेन द बोरोवर यूज द फॉर द पेमेंट, उस पैसे को पेमेंट यूज कर रहा है तो 20% LR और लगेगा। बैंक देयर बाय इंक्रीजिंग बाय द फॉलो ऑफ द डिपॉजिट। आपके डिपॉजिट सेविंग के अनुसार बैंक आप पे LLR लगाएगा। इनिशियल डिपॉजिट अपना 1000 रुपए किया था, अपने लोन कितना लिया? 800 रुपए का 20% कैश रिजर्व रेशियो लगा तो कितना हुआ? 200 रुपए। उसके बाद 800 पे 20% लगा, कितना हुआ? 160। 640 वापस लगा तो कितना हुआ? 128। तो वो बैलेंस बनता रहेगा। आपने जो लोन अमाउंट लिया है, सेंट्रल बैंक क्या कहती है? केंद्रीय जो बैंक है, मीनिंग एंड द एपेक्स बॉडी दैट द कंट्रोल ऑपरेट्स regulates and directs the entire banking and monetary system of the country। आपके जो कंट्री का, आपके जो देश का मॉनेटरी सिस्टम है, जो रेगुलेट्स होते हैं, जो ऑपरेट, जो कंट्रोल जो करते हैं, हम लोग जो पैसा आदान प्रदान करते हैं, उन चीजों के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हम लोग इनकम को किस तरीके से सोर्सेस करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, उस परसेंटेज ऑफ द लोन जो लोन है हम जो सेविंग के ऊपर है, ओडी के ऊपर है। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, करेंसी ऑथोरिटी ऑफ बैंक इशू। बैंक की क्या क्या इशू होते हैं? सेंट्रल बैंक इज सोल ऑथोरिटी इशू द करेंसी इन द कंट्री। उनको कंट्री में देश के अंदर करेंसी को, पैसों को पहुंचाना पड़ता है। सेंट्रल बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स इक्वल वैल्यू, यूजुअली गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलेटिन्स एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। भारत के अंदर जब नोट छापते हैं तो कैसे छापते हैं? एक तरह जो गोल्ड के बदले नोट छपते हैं। अगर 1 लाख नोट छपेंगे तो 1 किलो सोना, ऐसा मैंने उनका जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार वो गोल्ड कॉइन्स की गोल्ड के बदले में नोट छापे जाएंगे उसके इक्वल्स में। एडिशनल क्या चीजें होती है? एडवांटेज ऑफ द सॉल अथॉरिटी ऑफ द नोट इशू। एडवांटेज क्या है नोट इशू करने के? नंबर 1, यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। नोट है उनका सर्कुलेशन होना चाहिए। मैंने किसी व्यक्ति को दिया, उसने किसी और को, सर्कुलेशन मैंने फ्लो चलना चाहिए, कैश फ्लो। बेटर सुपरविजन एंड द कंट्रोल, उसका सुपरविजन जो निर्देशक है वो अच्छा होना चाहिए। इट इजी टू कंट्रोल क्रेडिट, इससे हम उधार को रोक सकते हैं। एंश्योर द पब्लिक फेथ
पब्लिक के फायदे में होती है। अगर करेंसी छापेंगे तो पब्लिक को नोट ज्यादा उनको मिल पाएंगे। नहीं तो क्या हुआ था, अभी नोटबंदी हुई थी हाल ही में, तब लोगों के पास में नोट नहीं थे, पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय करेंसी को बंद कर दिया था, जो पुराने नोट थे उनको बंद कर दिया था। नंबर ई, स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। करेंसी की जो वैल्यू है ऊपर नीचे होती रहती है। नंबर सेकंड जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी, एसबीआई बैंक है जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, जो बैंक के अंडर गवर्नमेंट के अंडर में आती है। एज ए बैंकर इट कैरीज आउट द ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेंटेन करंट अकाउंट। जो भी लोग हैं वो अपना करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे और इतना कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक्सेप्ट द रिसिप्ट एंड द मेक पेमेंट्स। हमें जो पैसा प्राप्त होता है उसे रिसिप्ट कहते हैं, रिसीव्ड कहते हैं, और हम जो किसी चुका उसे कहते हैं पेमेंट। हमें जो पैसा मिलने वाला है, द बैंकर्स द सुपरवाइजर द एक्ट द बैंकर टू द अदर बैंक टू इन द कंट्री। आपकी कंट्री के जो भी अदर बैंक है, आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, जो भी प्राइवेट बैंक है उनको भी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक मस्ट कीप द सर्टेन द प्रोपोर्शन। उनको अनुपात के अंदर कमर्शियल बैंक को बांटा गया है। कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक सीआरआर क्या हुआ, कैश रिजर्व लैंड्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल टू द नीड्स देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। वह लोग अपनी जो बैंकिंग जो सेक्टर था वो अपनी आर्थिक स्थिति जो थी अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाई और अप्रोच नहीं कर पाई सेंट्रल बैंक गिविंग द लोन इन एडवांस। वो लोग लोन दे देते थे मगर लोन का वापस पेमेंट नहीं आ रहा था। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जहां पे कोई भी चेक वगैरह आता है, द सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक इज इजियर एंड मोर कन्वेंट एज क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो भी सेंट्रल बैंक है वो अपने जो नोट छापेगी उनको कैसे क्लियरिंग, जो क्लियरिंग हाउस के अंदर जो पेमेंट्स को प्रमोशन करेंगे उस चीज को कहते हैं क्लियरिंग हाउस। नंबर 4, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर मनी सप्लाई किसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ द आरबीआई प्ले ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल। आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जब इकोनॉमी आर्थिक स्थिति हमारे देश की गिरती है तो इट इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई थ्रू द कन्वर्टिंग क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर्मर रेफर द वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट लेटर द रिफर द रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ द क्रेडिट। हमें उधार को कम करना है। हमने जो लोन दिए हैं, बैंक वालों ने जो लोन दिए हैं, उन लोन का रीपेमेंट होना चाहिए। अगर हमारे देश से पैसा वापस आएगा तो दोनों चीजें बैलेंस बनी रहेगी। अगर वो चीजें बैलेंस नहीं बनी रहेगी तो रेफरेंस रेगुलेट जो डायरेक्शन है उसके अंदर कमी आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून।